हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स और नेवी द्वारा रशियन इक्विपमेंट्स को धीरे धीरे अवॉइड किया जा रहा है और जितना कम हो सके उतने हम रशियन वेपन्स और इक्विपमेंट्स प्रिक्योर कर रहे हैं। खासकर फाइटर जेट्स के मामले में ये ट्रेंड दिखा है कि हम रशियन इक्विपमेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इवन ये ट्रेंड हमारे डोमेस्टिक वेपन सिस्टम में भी दिखा है, जहां पर तेजस मार्क 2 और आमकारी से प्रोग्राम में भी हम रशियन इक्विपमेंट्स को रशिया को दूर रख रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेजस में भी जो वेपन सिस्टम्स हैं उसमें खाली R-73 मिसाइल को हटा दे तो और कोई भी वेपन रशियन ओरिजिन का नहीं है, जबकि वहाँ पर आपको अमेरिकन ओरिजिन के, फ्रेंच ओरिजिन के और इजरायली ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स भी दिखाई देंगे। तो ज़्यादातर हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की फिलॉसफी के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, और इसलिए जब F-35 और Su-57 की बात आती है तो दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए आइडियल नहीं है। तो रशियन इक्विपमेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है या फिर कैपेबल नहीं है, पर रिलायबिलिटी और सपोर्ट का जो मापदंड है जो कि वेस्ट में है वो आपको रशियन इक्विपमेंट्स में नहीं दिखेगा। और ये परेशानी हम कई बार फेस कर चुके हैं। हाल ही में MiG-29K के रडार के साथ इशू आया था, जहाँ पर जो जूक एमी रडार है इसमें बहुत पुअर मीन टाइम बिटवीन फेलियर मिला था, जो कि 60 आवर्स तक चला गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है और ये एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इवन जब ये प्लेटफॉर्म लिए गए थे तो इंजन्स के साथ भी रेगुलर इश्यूज थे, और जो 2016 में CAG रिपोर्ट आई थी उसमें इन RD-33MK इंजन्स के साथ हाई फेलियर रेट को एड्रेस किया गया था, जहाँ पर 62% रिजेक्शन रेट के साथ बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस हमें मिली थी। तो इनिशियली जो हमने 65 इंजन्स लिए थे उसमें से 40 इंजन्स जो हैं ये फिट फॉर सर्विस नहीं थे और इनमें डिज़ाइन रिलेटेड डिफेक्ट्स थे। जहाँ तक कि ऑपरेशन के दौरान भी बताया गया कि ऐसे 10 इंसिडेंट हुए जिसमें मिड एयर इंजन फेलियर भी नोट किया गया है। इसलिए कई बार इस प्लेटफॉर्म को सिंगल इंजन लैंडिंग परफॉर्म करनी पड़ी और इंडियन नेवी का जो कॉन्फिडेंस है सिंगल इंजन नेवल बेस्ड फाइटर से वो भी कम हो गया। इसलिए नेवी ने अब रिक्वायरमेंट रखी है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की। बाकी सर्विसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पुअर थी, मात्र 16 से 38% के आसपास का सर्विसेबिलिटी रेट हमें मिलता था, जो कि बाद में इम्प्रूव किया गया। तो इवन ये हालत तक आ गई थी कि इंडियन नेवी को ऐसा लग रहा था कि ये प्लेटफॉर्म दोबारा रशिया को वापस दे देने चाहिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स देखने चाहिए। लेकिन फिर लोकल इकोसिस्टम जो है वो रेस्क्यू के लिए आया और ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो लोकली सॉर्ट किए गए। इवन जो रडार के साथ भी इशू है ये भी कहा जाता है कि लोकली सॉर्ट किया गया है। और ये चीज़ खाली MiG-29K के साथ नहीं है, इवन अगर आप Su-30MKI को भी उठाकर देख लें तो उसके इंजन की भी जो लाइफ है, मेन टाइम बिटवीन ओवरहॉल पीरियड है, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्विसेबिलिटी इशू आता है और अवेलेबिलिटी रेट भी अफेक्ट होता है। बाकी चीज़ अगर आप उठाएं, इनकी अगर मिसाइल्स की ही बात कर लें तो ऑन एवरेज जो रशियन मिसाइल्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ वेस्टर्न मिसाइल्स के कंपैरिजन में सीधे सीधे आधी होती है। तो जो वेस्टर्न मिसाइल्स हैं ये 20 से 25 ईयर्स तक के लिए आप रख के यूज़ कर सकते हैं, पर रशियन मिसाइल्स के लिए ये पीरियड खाली 8 से 10 साल का ही है। ऑल्दो ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बाद में जाकर इनकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव हुई है और 15 से 20 साल तक ये पहुँचे हैं। लेकिन जो कैप्टिव कैरेज लाइफ है इन मिसाइल्स की, यानी कि अगर आप इन मिसाइल को कैरी करके फ्लाई कर रहे हैं तो आपको इन मिसाइल्स को रिफर्बिश करना पड़ता है एक टाइम पीरियड बाद, तो उस पीरियड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेस्टर्न मिसाइल करीबन 1500 घंटों से भी ज़्यादा कैरी करी जा सकती हैं, पर रशियन मिसाइल्स इनके कंपैरिजन में खाली 50 से 100 घंटों के लिए कैरी करी जा सकती हैं। तो ये प्रिक्योर करने के लिए तो सिस्टम्स अच्छे हैं, लेकिन मेंटेन करने के लिए और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से पुअर है। तो ओवरऑल अगर आप सर्विस लाइफ देखेंगे तो रशियन सिस्टम खाली प्रिक्योर करने के लिए सस्ते लगते हैं, बट वो आपको एक्चुअल में महंगे पड़ते हैं। वेस्टर्न सिस्टम्स की बात करें तो वो शुरुआत में आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, पर बाद में जो सर्विस कॉस्ट है वो रशियन सिस्टम्स के कंपैरिजन में नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अवेलेबिलिटी हाई रहती है, जो कि आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस को अफेक्ट करता है। और यही रीज़न है कि जो R-73 मिसाइल एज ए स्टैंडर्ड इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती थी, इवन तेजस में भी इस्तेमाल करी जाती थी, अब इनको रिप्लेस करके वेस्टर्न ASRAAM मिसाइल के NGCCM वेरिएंट को एज ए स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इवन R-77 मिसाइल्स को भी रिप्लेस करके अब अस्त्र मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए जब Su-57 और F-35 की डिबेट आती है तो दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ऑल्दो
मॉडर्न जो रशियन इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि सर्विस लाइफ इंप्रूव हुई है, अवेलेबिलिटी रेट इंप्रूव हुआ है, पर ये चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर में ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। और इसलिए SU-57 को लेकर हमारे डाउट्स हैं। उसकी परफॉर्मेंस के साथ नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी के साथ नहीं है, पर इनकी मेंटेनेंस को लेकर है, सर्विसेबिलिटी को लेकर है, और जो ऑन बोर्ड LRUs हैं उनकी सर्विस लाइफ को लेकर है, साथ में जो वेपन्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उनकी लाइफ को लेकर है। तो SU-57 एक ऑप्शन ज़रूर है, पर हमारे लिए एकदम फेवरेबल ऑप्शन भी नहीं है। वहीं पर F-35 जैसे कि हमने बताया, क्योंकि ये अमेरिकन है तो वैसे ही हमारे लिए आइडियल ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि इनको बेचने के बाद भी अमेरिका इन पर कंट्रोल रखेगा, और ये चीज़ हम अब देख सकते हैं जहाँ पर कई यूरोपियन कंट्रीज़ ये परेशानियाँ फेस कर रही हैं। बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रशियन इक्विपमेंट्स की बात करें, इनको हम अच्छे से इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि सालों साल लगकर हमने एक इकोसिस्टम इनके अराउंड डेवलप किया है। Su-30 MKI के लिए भी ये केस आता है, और सुपर सुखोई अपग्रेड में जो रशियन इक्विपमेंट्स हैं उनको हम इंडिजिनस इक्विपमेंट से रिप्लेस भी करने वाले हैं, जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी रेट भी हाई मिलेगा, सर्विसेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी। इवन MiG-29K के केस में भी हम यहाँ पर डोमेस्टिक अपग्रेड्स करने का प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर में हो सकता है जो रशियन Zuk ME रडार के साथ हमें परेशानी आ रही है वो ना आए अगर ये उत्तम से रिप्लेस हो जाए। तो यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से रशियन इक्विपमेंट्स को लेकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिलक्टेंट हैं। पहले खाली एयरफोर्स हुआ करती थी, लेकिन MiG-29K के एक्सपीरियंस के बाद अब नेवी भी है, इसलिए जब डेक बेस्ड फाइटर के लिए कंपटीशन हुआ था तो वहाँ पर MiG-29K पार्टिसिपेंट था ही नहीं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।